नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी की ड्रेसर भर्ती से जुड़ा हुआ मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट लेके आया हूं, जिसमें आपका जो सिलेबस है लाइफ साइंस में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, ड्रेसिंग, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, केमिकल सॉल्यूशन एंड स्टेरिलाइजेशन, फार्माकोलॉजी है। तो इन सब्जेक्टों से जुड़ा हुआ जो है मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके परीक्षा में जो है महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो परीक्षा में जाने से पहले जो है आप लोग इसको जरूर देख के जाइएगा। चलिए मैं आपको टेस्ट शुरुआत करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल का टोटल जो है 50 क्वेश्चन है, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आंसर। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। टोटल 50 क्वेश्चन है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और ये आपके परीक्षा में आ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि अति संभावित है, वीवीआई है, तो जो है आपका ये परीक्षा में आ भी सकता है। तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और सेट के लिए या और प्रैक्टिस के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न जो है दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला भाग की बात करें तो पहले भाग में जीवन विज्ञान, लाइफ साइंसेस से जो क्वेश्चंस होंगे वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से 10-10 क्वेश्चन होंगे। टोटल 20 क्वेश्चन इससे होगा। फिर 10 क्वेश्चन अलग सब्जेक्ट से होगा, जो मैंने आपको ड्रेसर का जो सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह से हो जाएगा, और उसके बाद तीसरे भाग में जो है आपका फार्माकोलॉजी से हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग तीनों देखेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और ज़्यादा समय नहीं दूंगा आप लोगों को। तुरंत तुरंत आप लोगों को जवाब अपना देना होगा। ठीक है, कमेंट करके दीजिए या फिर लाइव अगर आप देख रहे हैं तो लाइव में दे दीजिए तो और अच्छा है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी? तो इसका सही आंसर इसमें से कौन सा होगा? ए, बी, सी, डी, जो भी है आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जीवित जीवों की संरचना का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो है जीवित जीवों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शरीर संरचना विज्ञान शरीर की संरचना और उसके अंगों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर प्रश्न होगा, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, शरीर विज्ञान फिजियोलॉजी की परिभाषा क्या है? ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है शुरुआती क्वेश्चन है, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत सारे परीक्षा में आती है, तो इसमें भी आ सकता है। तो शरीर विज्ञान फिजियोलॉजी की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी? तो इसका भी सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवित जीवों के कार्यों का अध्ययन। ठीक है, जीवित जीवों के कार्यों का अध्ययन, जिसमें शरीर विज्ञान और शरीर के अंगों और उसके प्रणालियों के कार्य करने के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिजियोलॉजी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका तीसरा नंबर है, जिसमें पूछा गया है कि शरीर के किस ऊतक टिश्यू में कोशिकाएं कसकर एक साथ पैक होती है और शरीर की सतहों को कवर करती है या ग्रंथियों का निर्माण करती है? विच टिश्यू इन द बॉडी हैज सेल्स tightly packed together and covers body surface from glands, सॉरी फ्रॉम्स नहीं, फॉर्म्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपकला उत्तक। उपकला उत्तक जो है शरीर की सतहों को कवर करता है और ग्रंथियों का निर्माण करता है। अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। चौथा नंबर प्रश्न आप अगर आप देखें तो ये मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है। देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4, मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? Which tissue is responsible for muscle construction?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेशी उत्तक। ठीक है, पेशी उत्तक संकुचन करने और गति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5वां नंबर, हड्डियों और उपास्थि किस प्रकार के उत्तक के उदाहरण है? बोन्स एंड कार्टिलेज आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। पेशी ऊतक संकुचन करने और गति उत्पन्न करने, ये तो चौथे नंबर का था। 5वां का जो है संयोजी ऊतक आंसर होगा सही। हाँ जी हाँ, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू हड्डियां और उपस्थित संयोजक ऊतक के प्रकार हैं जो शरीर को सहारा और संरचना प्रदान करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, शरीर में संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? Which tissue is responsible for sending and receiving messages in the body? जहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक पूरे शरीर में विद्युत और रासायनिक संदेशों का संचरण करता है। नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू। आपके परीक्षा में दोस्तों दोनों लैंग्वेज से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपको सुविधा में आए। अगर आप हिंदी में परीक्षा देना चाहें तो हिंदी में दे सकते हैं, अंग्रेजी में परीक्षा देना चाहें तो अंग्रेजी में भी दे सकते हैं। सबसे अच्छा होगा अंग्रेजी वाला, क्योंकि मेडिकल लाइन में जो है अंग्रेजी सबसे ज़रूरी है, तो अंग्रेजी में ही परीक्षा देना सबसे आसान होगा। ये मैंने दो भाषा में इसलिए लेके आया हूँ क्वेश्चन, कि आपको समझने में थोड़ी जो है आसानी हो, इसलिए मैंने दोनों भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, तो 7वें नंबर क्वेश्चन जो है, कंकाल का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्केलेटन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर को सहारा और सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, शरीर को सहारा और सुरक्षा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, शरीर में दो हड्डियों के मिलन के स्थान को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इन द बॉडी कॉल इट? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वाइंट। ठीक है, जोड़। जोड़ वह स्थान है जहां दो या अधिक हड्डियां मिलती हैं जो गति की अनुमति देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाइंट विकार का एक उदाहरण है? ठीक है, विच ऑफ द फ्लोविंग इन is an example of joint disorder? Which of the following is an example of a joint disorder? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गठिया, अर्थराइटिस। गठिया जोड़ों की सूजन है जो एक सामान्य जोड़ विकार है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड? ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। अच्छा, आप लोग एक बताइएगा कि रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, घाव भरने में रक्त का कौन सा घटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? रक्त का थक्का जमना, जैसे कि रक्त का थक्का जमना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेटस। ठीक है, प्लेटलेटस। प्लेटलेटस रक्त रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, जो रक्त स्राव को रक्त को बहने को रोकने और घाव भरने में मदद करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर की सीमा क्या है? ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर ब्लड प्रेशर? जी हाँ, इसका सही आंसर तो आप लोगों को पता ही है, ऑप्शन सी हो जाएगा 120/80 mm Hg। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका प्रश्न संख्या 14 है, ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति को कौन से ब्लड ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? विच ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन टू ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ? तो जल्दी जल्दी आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में कंफ्यूज कर देता है, जल्दबाजी में। ध्यान से अगर इसको देखिएगा तो इसमें जो है क्या पूछा गया है, जल्दबाजी में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, केवल ओ को। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ जो है अ, सभी को दान कर सकता है, लेकिन जब लेने की बात आएगी तो सिर्फ ओ से ही ले सकता है। जैसे में इसको ओ को जो है सर्वदाता भी कहा जाता है, लेकिन सर्वग्राही सर्वग्राही यानी सबका ब्लड ग्रुप कौन ले सकता है? तो ए बी वाले जो है सबका ले सकते हैं, लेकिन ओ वाले जो है सिर्फ ओ वाले का ही ले सकता है। ओ वाले सबको दे सकता है, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन लेने की बात आएगी तो ओ से ही ले सकता है। अब तो समझ गए होंगे, यही कन्फ्यूजन जो है बहुत सारे परीक्षाओं में हो जाती है कभी कभी कैंडिडेट से, और उनसे जो है जानते हुए भी क्वेश्चन जो है गलती हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे, शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए, ठीक है, शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं जिम्मेदार है? विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन इन द बॉडी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, इसका सही आंसर जो है यही होगा आपका, श्वेत रक्त कोशिकाएं, वाइट वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये जो है आपको आपके शरीर को संक्रमण से बचाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसे थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसे और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है, एनीमिया किस रक्त विकार का एक उदाहरण है? एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ब्लड डिसऑर्डर? तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी। ऑप्शन बी इसका सही होगा, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी। और एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में पर्याप्त जो है स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है, नहीं बन पाती है, जिसके कारण जो है एनीमिया होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी घाव को ठीक होने के लिए किस प्रकार के ऊतक का पुनर्निर्माण होता है? ठीक है, पुनर्निर्माण होता है। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज रिवाइल्ड फॉर ए वाउंड टू हील? 17 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक।
घाव भरने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से उपकला ऊतक, त्वचा को ढकने के लिए, और संयोजी ऊतक जो होता है सहायता और संरचना के लिए का पुनर्निर्माण जो है वो शामिल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। शरीर के तरल पदार्थों जैसे रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड कॉलेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमेटोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ये तो 10वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फीमर। जो कि फीमर जो है मानव शरीर के जांग की हड्डी में पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। किस प्रकार का जोड़ शरीर में सबसे अधिक गति की अनुमति देता है, जैसे कंधे या कूल्हे में? What type of joint allow for the most movement in the body, like in the shoulder or hip? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉल एंड सॉकेट जोड़। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो दोस्तों ये था आपका एनाटॉमी और फिजिकोलॉजी से क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो भाग 2 का जो है देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है ड्रेसिंग चिकित्सा उपकरण, रासायनिक घोल और स्टेरिलाइजेशन। जैसा कि ड्रेसिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, केमिकल सॉल्यूशन एंड स्टेरिलाइजेशन से क्वेश्चन अब आपके आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में कि सर्जिकल उपकरणों को कीटाणु रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉलेड? तो 21 का आंसर जो है दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेरिलाइजेशन जो है दोस्तों ये वह प्रक्रिया है जो सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों, जिनमें बीजाणु भी शामिल है, को सभी को जो है नष्ट करने का प्रक्रिया को जो है स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरिलाइजेशन का एक तरीका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटोक्लेविंग। ठीक है, ऑटोक्लेविंग। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक शेयर करें ताकि दूसरे को भी फायदा हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। कीटाणु शोधन, डिसइंफेक्शन ऑफ और स्टेरिलाइजेशन के बीच मुख्य अंतर क्या है? डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन सभी सूक्ष्म जीवों, बीजाणुओं सहित को मारता है, जबकि कीटाणु शोधन कुछ को मारता है, सबको नहीं मार पाता। यानी स्टेरिलाइजेशन जो है स्टेरिलाइजेशन जो है स्टेरिलाइजेशन किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी सूक्ष्म जीव को है जो स्टेरिलाइजेशन के द्वारा मारा जाता है, जबकि कीटाणु शोधन यानी कि डिसइंफेक्शन में सभी को नहीं, बस कुछ को ही मारा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो मरीजों को सर्जरी में संक्रमण से बचाने के लिए
क्या उपाय किए जाने चाहिए? What measure should be taken to protect patient from infection in surgery? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांझ उपकरणों का उपयोग करना और बांझ तकनीकों का पालन करना। यूजिंग स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट एंड फ्लोबिंग एसेप्टिक टेक्निक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका प्रश्न संख्या 25। सर्जरी के लिए मरीज को तैयार करने में क्या शामिल है? सर्जरी के लिए मरीज को तैयार करने में क्या शामिल है? व्हाट इज इन्वॉल्वड इन प्रिपेयरिंग टू पेशेंट फॉर सर्जरी? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनकी त्वचा को साफ करना, आंतों को खाली करना यानी पेट को खाली करना यदि आवश्यक हो, और आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं 26 नंबर। घाव की सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाला सबसे आम रासायनिक घोल क्या है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन केमिकल सॉल्यूशन यूज्ड फॉर वाउंड क्लीनिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलाइन घोल। ठीक है, सेलाइन सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। एक चिकित्सा ड्रेसर यानी परिधापक द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य सर्जिकल उपकरण क्या है? इसमें से कौन कौन सा जो है उपकरण इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है एक मेडिकल ड्रेसर के द्वारा? व्हाट आर सम कॉमन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय ए मेडिकल ड्रेसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंची, फोरसेप्स और स्केलपेल डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर पे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा घाव ड्रेसिंग का उद्देश्य नहीं है? बीच ऑफ द फ्लोबिंग इज नॉट ए पर्पस फॉर वॉन्ड ड्रेसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घाव को हवा में खुला छोड़ना। ठीक है, इस कोई उद्देश्य नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए, कोई भी घाव अगर खुला रहेगा, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि कोई भी घाव अगर खुला रहेगा तो उसमें संक्रमण होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए कोई भी घाव को खुला ना रहने दिया जाता है, इसलिए ड्रेसिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29। विभिन्न प्रकार की पट्टियों बैंडेज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रेसिंग को जगह पर रखने, सहारा देने या दबाव डालने के लिए। ठीक है, ड्रेसिंग को जगह पर रखने, सहारा देने या दबाव डालने के लिए। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे, जिसमें पूछा गया कि एक चिपकने वाली, ठीक है, एक चिपकने वाली पट्टी का उपयोग आमतौर पर किस प्रकार के घाव के लिए किया जाता है? What type of bond is an uh, adhesive bandage commonly used for? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
छोटे कट और खरोच। क्वेश्चन नंबर 31 है, बैंडेज लगाते समय आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह बहुत क्या ना होना चाहिए। ठीक है, इसमें से आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंग, टाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, टाइट ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत तंग पट्टी रक्त परिसंचरण को बाधित करता है। ठीक है, बैंडेज अगर टाइट से बांधा जाए तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बाधित होता है, इसलिए जो है टाइट से नहीं बांधा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे, एक बांझ क्षेत्र स्टेराइल फील्ड को कैसे बनाए रखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांझ सीमाओं के भीतर काम करके और अ, बांझ वस्तुओं को गैर बांझ वस्तुओं से दूर रखकर। ठीक है, बाय वर्किंग विथ इन स्टेराइल बाउंड्रीज एंड कीपिंग स्टेराइल आइटम फॉर अवे फ्रॉम नॉन स्टेराइल आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 33, उपयोग किए गए ड्रेसिंग सामग्री का निपटान कैसे किया जाना चाहिए। हाउ शुड यूज्ड ड्रेसिंग मटेरियल्स बी डिस्पोज्ड ऑफ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट चिकित्सा अपशिष्ट बैग में, इन डिजाइनेड मेडिकल वेस्ट बैग। सॉरी, डिजाइनेड नहीं, डेजिग्नेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में, हाथ धोने के लिए किस प्रकार के साबुन का उपयोग किया जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल साबुन, एंटी बैक्टीरियल सोप। प्रश्न संख्या 35 हो गया, सर्जिकल दस्ताने पहनने का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेयरिंग सर्जिकल ग्लोव्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संक्रमण के प्रसार को रोकना, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पे, चिकित्सा उपकरणों को साफ करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक सामान्य रासायनिक घोल का नाम बताएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजाइमेटिक क्लीनर। नेम ऑफ जो कॉमन केमिकल जो है सॉल्यूशन कौन सा है, तो एंजाइमेटिक क्लीनर, जिससे चिकित्सा के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसको साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे, मरीजों की त्वचा को सर्जरी से पहले क्यों साफ किया जाता है। Why is patient's skin cleaned before surgery? 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया को हटाने और संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए, टू बी रिमूव बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन द स्किन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पंज होल्डिंग फोरसेप्स का कार्य है। Which of the following is a function of a sponge holding forces? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
स्पंज या गॉज को पकड़ना, होल्डिंग स्पंज और गाउज। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों स्पंज होल्डिंग जो है फोर्सेप्स का उपयोग सर्जरी के दौरान, ठीक है, सर्जरी के दौरान उस क्षेत्र को उस जगह को पोंछने के लिए या साफ करने के लिए स्पंज या फिर गॉज पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 39 नंबर। 39 नंबर में देखेंगे तो एक चिकित्सा ड्रेसर यानी परिधापक को स्टेरिलाइज उपकरणों को कैसे संभालना चाहिए? हाउ शुड ए मेडिकल ड्रेसर हैंडल स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, बांझ दस्ताने और बांझ तकनीकों का उपयोग करके, बाय यूजिंग स्टेराइल ग्लोव्स एंड एसेप्टिक टेक्निक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। ऑटोक्लेविंग ऑटोक्लेविंग स्टेरिलाइजेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑटोक्लेविंग स्टेरिलाइजेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दबाव युक्त भाप, प्रेशराइज स्टीम। ऑटोक्लेव एक उपकरण है जो स्टेरिलाइजेशन के लिए उच्च दबाव और तापमान पर भाप का उपयोग करता है, ठीक है। अब जो दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा 10 क्वेश्चन, वो औषधि विज्ञान फार्माकोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। भाग 3, 2 भाग आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा पे अब आ चुके हैं। तीसरे में पूछता है 41 नंबर से कि औषधि विज्ञान फार्माकोलॉजी किसका अध्ययन है? फार्माकोलॉजी किसका अध्ययन है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजी? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन बी, दवाओं का अध्ययन और शरीर पर उनका प्रभाव, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि दवा के सामान्य क्रिया जनरल एक्शन का क्या अर्थ है? व्हाट इज मेन्ड बाय द जनरल एक्शन ऑफ ए ड्रग? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीर पर दवा का मुख्य प्रभाव, द मेन इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी, ठीक है। दवा की जो है सामान्य प्रक्रिया बताती है कि दवा शरीर में क्या करने के लिए है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा दवा प्रशासन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौखिक यानी ओरल, मौखिक यानी प्रशासन, मुंह से दवा लेना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा 44 नंबर। घावों में संक्रमण के इलाज के लिए आमतौर पर किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? घावों में संक्रमण के इलाज के लिए आमतौर पर किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? What type of drug is commonly used to treat infection in bonds? जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीबायोटिक्स दवाओं का प्रयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रमण का इलाज करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे। सल्फा ड्रग किस प्रकार के एजेंट है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, केमोथेराप्यूटिक एजेंट, केमोथेराप्यूटिक एजेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46 पे कि शरीर के सामान्य,
ठीक है, शरीर के सामान्य कार्यों के लिए कौन से कार्बनिक यौगिक आवश्यक हैं और अक्सर घाव भरने में मदद कर सकते हैं? Which organic compound are essential for normal body functions and can often assist in wound healing? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन। ठीक है, विटामिन। विटामिन शरीर के कई कार्यों के लिए आवश्यक है और कुछ जैसे विटामिन सी घाव भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, सॉरी 47 पे। ठीक है, 47 पे, दवा विषाक्तता ड्रग टॉक्सिटी का क्या अर्थ है? ड्रग टॉक्सिटी का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दवा के हानिकारक या जहरीले प्रभाव। दवा के हानिकारक या जहरीले प्रभाव। दवा विषाक्तता तब होती है जब कोई दवा शरीर में हानिकारक जो है प्रभाव डालती है। अक्सर अत्यधिक खुराक या अनुचित उपयोग के कारण जो है ड्रग टॉक्सिटी होता है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 पे। मौखिक प्रशासन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है दवा को कैसे लेना है? ये क्वेश्चन तो ऊपर में था ही ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंह से। ठीक है, बाय माउथ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, टीके वैक्सीन शरीर में क्या करने में मदद करते हैं? टीका यानी वैक्सीन शरीर में क्या करने में मदद करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करना, यानी एंटीबॉडी वगैरह जो है बनाता है। डेवलप इम्यूनिटी, सॉरी एंटीबॉडी मैंने बोल दिया, डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। इम्यूनिटी बूस्ट करता है ना, इम्यूनिटी बनाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सेरा सेरा का उपयोग अक्सर कुछ बीमारियों के खिलाफ त्वरित और अस्थायी प्रतीक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। सेरा में क्या होता है? सेरा में क्या होता है? और ये था लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीबॉडी। ठीक है, सेरा में एंटीबॉडी होती है जो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित प्रोटीन होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो सेरा में एंटीबॉडी होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। नेक्स्ट जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आ सकता हूँ, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। मिलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।